नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम सभी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्य प्रमुख नगर थे जैसे कि कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा, रोपण, सुरकोटदा, इन सबको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इनसे प्राप्त साक्ष्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हें हम अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदित्य बैच की क्लास नंबर 7 है। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे, पहले हम पढ़ेंगे लोथल नगर के बारे में। तो आप हेडिंग डाल लीजिए क्या, लोथल नगर। पहले हमें पढ़ना है लोथल के बारे में। जो लोथल नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूं लोथल नगर की तो इसकी खोज कब हुई थी, तो आप लिखेंगे लोथल नगर जो था ये खोजा गया था 1954 में। अगर हम बात करें कि आखिर ये किसके द्वारा खोजा गया था, तो आप लिखेंगे कि रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था। रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो इसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि लोथल आखिर कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात प्रांत में स्थित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे यह गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है, में स्थित है। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि जो लोथल है ये गुजरात में स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है। कभी भी पूछा जाए कि आखिर ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि सर ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, अगर हम बात करें लोथल से जो प्रमुख साक्ष्य थे वो कौन कौन से थे, आज हम फटाफट सभी जो बचे हुए नगर हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसे कवर अप कर देंगे। और आज सिंधु घाटी सभ्यता को हम एकदम खत्म करने वाले हैं और फिर अगली वीडियो से हम वैदिक सभ्यता को शुरुआत करेंगे, एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो लोथल जो था 1954 में रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया। यह गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में। और किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर है। आपसे एग्जाम में ये वाला प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि खोजकर्ता कौन है, तो आप कहेंगे रंगनाथ राव। और किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप कहेंगे भोगवा नदी के तट पर। अच्छा, मैं बात करूं कि आखिर यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि यहाँ से प्राप्त साक्ष्य, लोथल से प्राप्त साक्ष्य। मैं बात करूं कि कौन कौन से साक्ष्य हैं, तो आप कहेंगे कि गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। पहला साक्ष्य आप लिखेंगे जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है गोदीवाड़ा बंदरगाह। गोदीवाड़ा बंदरगाह यहाँ से प्राप्त हुआ था। यहाँ से एक बंदरगाह प्राप्त हुआ था। बंदरगाह आप सभी जानते होंगे जहाँ पर समुद्री जहाज़ें आकर रुकती हैं, जहाँ से विदेशों में व्यापार किया जाता है। तो ये जो लोथल था, आप कहेंगे कि सर ये एक व्यापारिक नगर था। जिस तरह चहुंदड़ो एक औद्योगिक नगर था, वैसे ही लोथल क्या था, तो आप कहेंगे कि यह एक व्यापारिक नगर था। नोट कर कर लिख लीजिएगा कि लोथल क्या था, तो लोथल आप कहेंगे व्यापारिक नगर था। लोथल एक व्यापारिक नगर था, एक व्यापारिक नगर था, व्यापारिक नगर था। कहने का मतलब कि यहाँ पर व्यापार हुआ करता था विदेशों से। तब के समय में भी फारस से व्यापार हुआ करता था समुद्री मार्ग के जरिए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो गोदीवाड़ा बंदरगाह, ये बंदरगाह का मिलना यही संकेत देता है क्योंकि बंदरगाह से व्यापार किए जाते हैं, तो इसीलिए लोथल को एक व्यापारिक नगर कहा गया। अगर हम बात करें तो दूसरी चीज़ें एक और मिली कि यहाँ से फारस की मोहरें मिली। फारस की मोहरें, या आप कह सकते हैं यहाँ से मेसोपोटामिया की भी मोहरें मिली थी। तो फारस की मोहरें जब प्राप्त हुई, यानी कि फारस विदेश है और जब विदेशी मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई तो ऐसा माना गया कि विदेश की मोहरें वैसे टहलते हुए तो आएंगी नहीं, व्यापार किया गया होगा, कुछ व्यापार होता रहा होगा, इसलिए फारस की मोहरें यहाँ पर मिली हैं। इसलिए इसे व्यापारिक केंद्र कहा गया या व्यापारिक नगर कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर कौन सा है, तो लोथल है। तो यहाँ से फारस की मोहरें मिली, मेसोपोटामिया की मोहरें मिली, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं बात करूँ तो यहीं से आपको हवन कुंड के भी साक्ष्य मिले थे।
किसके साक्ष्य मिले थे? तो आप कहेंगे हवन कुंड के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले थे, जिस पे हवन किया जाता है। आपने देखा होगा पूजा पाठ होता है तो हवन करते हैं, उसके साक्ष्य हमें यहीं से मिले थे। इसके बाद मैं बात करूँ तो चावल के साथ बाजरा बोने के साक्ष्य यहीं से मिले थे। चावल के साथ बाजरा बोने के साक्ष्य, बाजरा बोने के साक्ष्य कहाँ से मिले? कभी भी पूछे तो आप कहेंगे लोथल से मिले थे। यहाँ पर चावल की खेती की जाती थी, उसके साथ साथ चावल के साथ ही बाजरा भी बो दिया जाता था। इसलिए आपने देखा होगा बाजरे की रोटी सभी खाते हैं, आपने भी खाई होगी। तो ये जो बाजरा था ये चावल के साथ बोया जाता था और परीक्षा में ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। ये जो दो चीज़ें मैंने बताई हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर की तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगर मैं पाँचवें की बात करूं तो आप कहेंगे चक्की के 2 पार्ट यहाँ से मिले थे। चक्की के 2 पार्ट, आप कहेंगे चक्की के 2 पार्ट क्या होते हैं? तो आपने चक्की ज़रूर देखी होगी, पुराने समय में उसी से दरी जाती थी चीज़ें। कोई भी अनाज हो गया, जैसे अरहर दाल हो गई तो उसे ऐसे डालकर दरा जाता था। उड़द की दाल हो गई, आपने ज़रूर देखा होगा। तो चक्की के 2 पार्ट अभी भी जो गांव हैं वहाँ पर ज़रूर पाई जाती है चक्कियाँ। तो आपने देखी होगी चक्की के 2 पार्ट जो होते हैं, यानी गोल गोल होता है स्क्वायर की तरह, तो जो दोनों पार्ट हैं वो यहाँ से मिले थे, ऐसा कुछ होता है। अगर मैं बात करूँ पूरा सर्कल तो नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे 2 पार्ट होते हैं और बीच में ऐसे डंडी लगी होती है जिसे पकड़कर लोग चलाते हैं, ऐसा कुछ नुमा होता है। लेकिन सही तरीके से मैं बना नहीं पाया हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझे होंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो आप कहेंगे भैया ये सारी चीज़ें यहीं से प्राप्त हुई थी। अच्छा, मैं कहूँ शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो आप कहेंगे शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी लोथल से मिले थे। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो आप कहेंगे लोथल से मिले थे शल्य चिकित्सा के साक्ष्य। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आप कहेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप कहेंगे कि युगल समाधान के साक्ष्य, युगल समाधान के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। युगल समाधान यानी कि क्या हो गया कि 2 लोगों को एक साथ दफना दिया जाता था, इसके साक्ष्य यहाँ से मिले थे। यानी कि किसी का पति मर गया है तो उसकी पत्नी भी साथ में दफना दी जाती थी, इसे हम कहते हैं युगल समाधान। यानी कि 2 लोगों के शव को एक साथ दफनाना ही युगल समाधान है। यानी आप कह सकते हैं 2 लोगों के शव एक साथ, 2 लोगों के शव एक साथ जब दफनाए जाते हैं, तो उसे हम युगल समाधान कहते हैं। तो परीक्षा में ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है कि युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो आप कहेंगे युगल समाधान के साक्ष्य मिले थे कहाँ से? लोथल से मिले थे। कहाँ से मिले थे? तो लोथल से मिले थे। लोथल की हम बात कर रहे हैं, यानी हम इसे कह सकते हैं कि सती प्रथा का संकेत भी ये देता है। कहने का मतलब कि यदि किसी का पुरुष या किसी घर का पुरुष मर जाता था तो उसकी जो स्त्री है यानी कि महिला जो है, या हम कह सकते हैं इसे अच्छे तरीके से समझे कि अगर पति मर गया है तो साथ में उसकी पत्नी को भी दफना दिया जाता था। ये कहीं ना कहीं क्या था? युगल समाधान था। और इससे हमें क्या पता चलता है? सती प्रथा का संकेत पता चलता है। सती प्रथा का संकेत पता चलता है। तो ऐसा माना जाता है कि तब भी सती प्रथा जो थी वो प्रचलित थी, ऐसा हमें संकेत यहाँ से मिलता है। क्योंकि जो युगल समाधान के साक्ष्य मिले इससे ये सिद्ध होता है कि कुछ ना कुछ सती प्रथा के संकेत जरूर थे। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं वीडियो देख लूँ कि सही से चल रही है और फिर हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करें। चलिए आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कालीबंगन की। आप लिख लीजिए कालीबंगा या कालीबंगन जैसे हम कहते हैं। फटाफट हम सारी चीज़ें कवर अप कर रहे हैं इस चैप्टर की कि जल्दी से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो और फिर एक नए चैप्टर की शुरुआत हो जिसका नाम है वैदिक काल, या जिसे हम वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कालीबंगन की। तो आप लिखेंगे, फटाफट हेडिंग डालेंगे, कालीबंगन।
अगर मैं बात करूं कालीबंगन कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे कालीबंगन हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है और इसके खोजकर्ता जो हैं वो आलमानंद घोष हैं। तो आप लिखेंगे कि ये स्थित इसकी कहाँ है, तो आप फटाफट लिखिए कि अगर मैं बात करूं कालीबंगन की स्थिति का क्या है, ये कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि कालीबंगन की स्थिति है हनुमानगढ़ राजस्थान। हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि जो ये हनुमानगढ़ राजस्थान है तो भारत में ही है, ये तो चीज़ आप जानते ही होंगे। अगर मैं बात करूं इसके खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता अगर आपसे पूछा जाए कि कालीबंगन जो नगर है इसके खोजकर्ता कौन है, तो आप कहेंगे इसके खोजकर्ता हैं आलमानंद घोष। आलमानंद घोष जिन्हें हम कहते हैं आलमानंद घोष। आलमानंद घोष इसके खोज करता है। तो कालीबंगन की स्थिति हनुमानगढ़ राजस्थान में है। ये हनुमानगढ़ जिले राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज करता है आलमानंद घोष। अच्छा, इसके उत्खननकर्ता जो हैं यानी कि जिन्होंने इसकी खुदाई की वो अलग हैं। यानी कि इससे पहले क्या था कि जो लोग थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दयाराम साहनी, तो वो खोजकर्ता भी थे और उत्खननकर्ता भी थे, यानी कि उन्होंने खोज भी की उत्खनन भी किया। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि खोजकर्ता तो आलमानंद घोष हैं, लेकिन इसका उत्खनन यानी कि खुदाई कितनी दूसरों ने की थी, यानी दूसरे व्यक्ति ने की थी, जिनका नाम क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि कालीबंगन के उत्खननकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता कौन है, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि कालीबंगन के उत्खननकर्ता कौन है, तो आप कहेंगे इसके उत्खननकर्ता हैं बीके थापड़ और बीबी लाल। ये दो लोग हैं जो कालीबंगन की क्या है उत्खनन करता है। अच्छा, मैं बात करूं कि यह किस नदी के तट पर स्थित था, तो आप कहेंगे ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित था, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, यानी कि सरस्वती नदी अब गायब हो चुकी है। तो तब पाई जाती थी सरस्वती नदी और तब ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। अच्छा, अगर मैं बात करूं कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, तो आप देखेंगे जो कालीबंगन है इससे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये दो शब्दों से बना है, एक है काली और दूसरा है बंगन, जिसका अर्थ क्या होता है। अगर मैं इसका अर्थ निकालूं तो काली मिस होता है काले रंग की, रंग, काला रंग होता है काली मिस, और बंगन मिस होता है चूड़ियाँ, यानी काले रंग की चूड़ियाँ जहाँ से प्राप्त की गई उसे हमने कालीबंगन कहा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि कालीबंगन का प्रमुख साक्ष्य क्या है, तो यहाँ से हमें काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। काली मिस हो गया काले और बंगन में चूड़ियाँ होती हैं, यानी कि काले रंग की चूड़ियाँ जहाँ से प्राप्त हुई उसे हम कालीबंगन कहते हैं। और अब आप हेडिंग डाल दीजिए इसके प्रमुख साक्ष्य की। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हेडिंग डालेंगे प्राप्त साक्ष्य कि आखिर यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले और उसे हम अच्छे से समझेंगे। तो पहली बात तो मैंने आपको बता ही दी है कि यहाँ से हमें काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। क्या मिली थी, तो आप कहेंगे काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से मिली थी, काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप कहेंगे यहाँ पर हल के साक्ष्य मिले। हल के साक्ष्य यानी कि जिससे खेत की जुताई की जाती है, हल होता है, उसके साक्ष्य यहाँ से मिले थे। आप कहेंगे कि जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले, जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले, खेत के साक्ष्य मिले, यानी कि हल के भी साक्ष्य मिले। आप इससे रिलेट कर सकते हैं, जब हल के साक्ष्य मिले होंगे तो खेत की जुताई भी हुई होगी, और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगन से मिले हैं। कभी भी परीक्षा में ऐसा प्रश्न बनता है तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैं बात करूँ तो यहाँ से भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य यानी कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भूकंप आया रहा होगा, इसलिए यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले। इसके बाद अगर हम बात करें तो हवन कुंड के साक्ष्य भी यहाँ से भी मिले हैं। अभी आप कहेंगे कि भैया वो तो लोथल से मिले थे, तो यहाँ से भी मिले थे। मैंने बताया था कि कई साक्ष्य ऐसे हैं जो 2 से 3 जगहों पर भी मिले हैं, तो दिक्कत और घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोनों याद रखेंगे, जो ऑप्शन में होगा वो आप लगा देंगे। अगर दोनों होगा, अगर आप लोथल को लगा देंगे तो ज़्यादा सही है,
और अगर कालीबंगन है तो कालीबंगन ही लगा दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ से लकड़ी के नालियों के भी साक्ष्य मिले थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगन जो था यहाँ से लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई थी, लकड़ी की नालियाँ, यानी जो नालियाँ मिली थी वो लकड़ी की थी, तो लकड़ी की नालियों के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। और जब लकड़ी की नालियाँ थीं तो जैसे इससे पहले जितने नगर थे वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, नालियाँ बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर जब लकड़ियों की नालियाँ मिली इसलिए इस नगर को क्या कहा गया, आप कहेंगे इसी कारण कालीबंगन को दीनहीन नगर कहा गया। इसी कारण क्या हुआ कि कालीबंगन को क्या कहा गया, तो दीनहीन नगर कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता के। किसे कहा गया, तो आप कहेंगे कालीबंगन। कालीबंगन को क्या कहा गया, तो आप कहेंगे कालीबंगन को कहा गया दीनहीन नगर। तो ये सारी चीज़ें थीं जो प्रमुख साक्ष्य थे, तो आप इसे नोट कर लीजिए और फिर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। चलिए आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। सॉरी, चलिए तो अगर हम बात करें अगरे नगर की तो वो है सुरकोटदा। क्या है, तो आप कहेंगे वो सुरकोटदा है, सुरकोटदा। इससे परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे ये भी गुजरात में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे गुजरात में स्थित है सुरकोटदा, गुजरात में स्थित है सुरकोटदा। इसके खोजकर्ता कौन है, तो आप कहेंगे इसके खोजकर्ता जगपति जोशी हैं, जगपति जोशी इसके क्या हैं, तो आप कहेंगे इसके खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता। फटाफट नोट करिए, जगपति जोशी इसके खोजकर्ता हैं और सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। इससे प्राप्त जो प्रमुख साक्ष्य थे, तो हम बात करें तो यहाँ से जो साक्ष्य थे वो 2 ही साक्ष्य प्रमुख थे, लेकिन इनसे परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे कि अगर मैं साक्ष्य की बात करूं कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, तो आप कहेंगे पहला साक्ष्य था जो कि था घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य, हड्डियों के साक्ष्य। आपसे परीक्षा में डायरेक्टली ये प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले थे, तो वो है आपका सुरकोटदा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कलश समाधान जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो आप कहेंगे सुरकोटदा से मिले थे। इसे हम क्या कहते हैं, कलश समाधान, कलश समाधान। कलश समाधान कभी भी पूछे कि कलश समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आप कहेंगे सुरकोटदा से मिले थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। कलश समाधान क्या होता है कि मनुष्य के शव को एक कलश में भरकर दफनाया जाता था, यानी एक घड़ा होता था उसमें मनुष्य के शव को डालकर दफनाया जाता था, और इसे ही हम कलश समाधान कहते हैं। तो कलश समाधान आप समझ गए होंगे कि एक घड़ा होता है उसमें मनुष्य को दफनाया जाता है, यानी कि क्या कहने का मतलब कि मनुष्य को उसी में डालकर फिर दफनाया जाता है, इसे हम कलश समाधान कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगले नगर की बात करें तो अगला नगर है आपका रोपड़। इसमें थोड़े थोड़े चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे ही लिख लीजिए कि अगर मैं बात करूं अगले नगर की, रोपड़ है, तो इसके खोजकर्ता वैसे ज़्यादा पूछे नहीं जाते। तो अगर मैं बात करूं रोपड़ की, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 2 प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए थे, उसे आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। मैं बात करूं ये कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे ये पंजाब में स्थित है। कहाँ पर है, तो ये पंजाब में स्थित है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, तो साक्ष्य मिले थे कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य, दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। जब भी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे रोपड़ से मिले थे। रोपड़ कहाँ पर है, तो ये पंजाब प्रांत में, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रांत का नाम पूछ लेता है। और मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य यहीं से मिले थे। अच्छा, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, तो मैं लिखा देता हूँ
कि एक नगर था नवपाषाणकालीन नगर, मैंने आपको बताया था बुर्जहोम। तो बुर्जहोम से सबसे पहले मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले थे, जो कि कश्मीर में स्थित है। लेकिन जब भी आपसे कभी भी पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा नगर था जहाँ से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले थे, तो आप कहेंगे वो था रोपण। लेकिन अगर आपसे ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नवपाषाणकालीन स्थल था, या डायरेक्टली ऐसा प्रश्न बन जाता है कि वह कौन सा जगह है जहाँ से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले, तो उसका राइट आंसर बुर्जहोम कश्मीर ही होगा, क्योंकि सबसे पहले यहीं से साक्ष्य मिले थे। और ये एक नवपाषाणकालीन क्या है, नगर है, यस आप कह सकते हैं क्षेत्र है, नवपाषाणकालीन पूरा स्थल है। तो यहीं से सबसे पहले मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले थे। लेकिन कभी भी प्रश्न बने कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा नगर था जहाँ से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले, तो आप कहेंगे वो था रोपण। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद मैं बात करूं धौलावीरा की, तो चलिए अब आप धौलावीरा लिख लीजिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा प्रश्न बनते हैं इससे, तो आप लिख लीजिएगा धौलावीरा। इसकी खोजकर्ता की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे यह गुजरात में स्थित है। यह भी कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे यह गुजरात में स्थित है। खोजकर्ता की बात करें, इसके खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता हैं जगपति जोशी ही। कौन है खोजकर्ता, तो आप कहेंगे जगपति जोशी इसके खोजकर्ता है। अच्छा, मैं बात करूं इसके उत्खननकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता कौन है, तो आप कहेंगे इसके उत्खननकर्ता हैं आर्यस बिष्ट है इसके उत्खननकर्ता। इसके बाद अगर मैं बात करूं इससे कौन से प्रमुख साक्ष्य मिले, तो आप कहेंगे यहाँ से दो प्रमुख साक्ष्य मिले थे। पहला तो क्या था कि एक ही प्रमुख साक्ष्य था, इसका ध्यान रखिएगा कि धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर था। आप लिखेंगे धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर था, सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर था जो 3 वर्गों में बटा था। तो ये जो नगर था ये 3 नगरों में बटा हुआ था, 3 वर्गों में बटा हुआ था। इसके पहले जितने भी नगर थे वो 2 वर्गों में ही बटे थे। लेकिन कभी भी परीक्षा में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा नगर है जो 3 भागों में बटा था, तो वो है धौलावीरा। इसमें कुछ ऐसा था, जल्दी से समझ लीजिए कि ऐसा कुछ नगर था और ये क्या था, 3 वर्गों में बटा था। ये वाला ये 3 वर्ग थे, एक था उच्च वर्ग और एक था मध्यम वर्ग और एक था निम्न वर्ग। तो ये 3 वर्गों में बटा हुआ था। इसके बाद मैं बात करूं तो कभी भी परीक्षा में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा नगर है जहां की जल प्रबंधन व्यवस्था सबसे उच्च कोटि की थी, यानी कि जहां का ड्रेनेज सिस्टम सबसे अच्छा था, जहां की नालियां सबसे अच्छी थी, पानी का रुकाव नहीं होता था, तो वो है धौलावीरा। तो आप लिखेंगे जल प्रबंधन की व्यवस्था, जल प्रबंधन की सबसे अच्छी व्यवस्था कहाँ पर थी, आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप कहेंगे जल प्रबंधन की सबसे अच्छी व्यवस्था थी धौलावीरा में। तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और कल से वैदिक सभ्यता हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।